हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है अनुमापन या टाइट्रेशन। इससे पहले मैंने एक टाइट्रेशन के लिए जिसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट लैब में मैंने आपको करके दिखाया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं। क्लास 11th के लिए किया था। आज क्लास 12th के लिए टाइट्रेशन का पहले मैं सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल कंसेप्ट आपको दे दूं, उसके बाद मैं लैब में करा कर या करके आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, बेसिक्स लेकर उसके जितना ज़रूरत है उतने काम भर की बातें हम आज देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। अनुमापन क्या है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण का मतलब जांच परख करना। क्या मतलब होता है? क्या है और कितना है। यदि इंग्लिश में बोलना चाहें, व्हाट एंड हाउ मच, यानी किसी चीज़ बिलियन में या किसी चीज़ की बात करें, कितना है और क्या है, क्या और कितना है, इसी को जानना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण या एनालिसिस। तो कोई विलियन होगा, कोई चीज़ होगा, कोई अनजान चीज़ होगा, उसको हमें जानना है कि क्या क्या है और कितना कितना है। तो इसी को बोलते हैं व्हाट एंड हाउ मच। क्या है और कितना है, इसको बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण के दो भाग हैं। विश्लेषण के दो भाग हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। विश्लेषण के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी मतलब जानना है तो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और कितना है, किसी जैसे बिलियन में विलेय कितना घुला है, इसको जानना है, इसको बोलते हैं मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव। तो जो टाइट्रेशन है वो किसके अंतर्गत आता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत। और जो साल्ट एनालिसिस है, इसके अंतर्गत क्या आता है? साल्ट एनालिसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लवण विश्लेषण। तो अब तक मैंने लगभग 20-25 प्रैक्टिकल पर वीडियो बना चुका हूं। साल्ट एनालिसिस पर मैंने सभी एनायन के, लगभग सभी कैटायन के एनालिसिस करके दिखाया हूं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बनारस के रस चैनल पर, ठीक है। आज मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं अनुमापन। किसके अंतर्गत है? मात्रात्मक। मात्रा मतलब किसी विलयन में कितना विलय घुला है, इसी को जानना मात्रात्मक में आएगा, ठीक है। तो अब टाइट्रेशन के लिए लिखना है, परिभाषा लिखना है कि क्या लिखेंगे। तो उसके लिए छोटे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग या इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात, जिसका पता नहीं है, अज्ञात विलयन की क्या? मोलरता एवं सांद्रता ज्ञात करना। ज्ञात करना क्या कहलाता है? अनुमापन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। मोलरता का मतलब कितना मोल्स डिजॉल्व है, उसी को ग्राम में बताना चाहेंगे तो सांद्रता की बात कर लेंगे कि 1 लीटर में कितने ग्राम घुले हैं, सांद्रता के टर्म में हो गया। और 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हैं, उसके मोलरता के टर्म में हो गया। तो किसकी सहायता से भाई? ज्ञात विलयन की सहायता से। किसकी ज्ञात करना है? ज्ञात अज्ञात मतलब जिसको पहचान, जिसका मुझे पता नहीं, उसको जानना। उस विलयन की क्या जानकारी हासिल करना है? मोलरता और सांद्रता का ज्ञात करना ही, जानना ही क्या कहलाएगा? अनुमापन कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गई उसकी परिभाषा। अब अनुमापन का जो प्रकार है, उसकी प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइट्रेशन के 11th-12th लेवल पर दो प्रकार के में बांटा जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारा है, ठीक है। कंडक्टोमेट्री है और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। लेकिन हम 11th-12th के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो कितने प्रकार हो जाएंगे? दो। कौन कौन? पहला हो जाएगा अम्ल क्षार अनुमापन, अम्ल क्षार अनुमापन। दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स अनुमापन, रिडॉक्स। तो दो प्रकार के हैं। इसका अम्ल क्षार अनुमापन में कौन कौन आता है जो आपके स्टैंडर्ड में है, यानी 11th-12th के स्टैंडर्ड में है? NaOH वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 11th स्टैंडर्ड में आपके हैं। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके लैब में दिखाया भी था, वीडियो है अभी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। रिडॉक्स, रिडॉक्स में भी जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, जो 12th लेवल में, 12th क्लास में आपके लिए निर्धारित है सिलेबस में। इसमें क्या क्या है? KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और दूसरा है KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट।
मोहर साल्ट, ठीक है। मोहर लवण और ऑक्जेलिक एसिड का केमनोफोर के साथ टाइट्रेशन है। तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंतर्गत आपके 12th में किया जाता है, कराया जाता है जनरली। तो आज इसी की चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके प्रिंसिपल हैं और कैसे उसकी कंसेप्ट को समझ पाते हैं आप। मैं इसको टाइट्रेशन लैब में भी कराऊंगा। पहले इसका कंसेप्ट आपको मैं दे दूं कि बेसिक इसकी प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं कि टाइट्रेशन मतलब अनजान चीज़ का पता करना कि इसमें कितना चीज़ घुला है, कोई चीज़ है मौजूद तो कितना है, ठीक है। और उसको कैसे पता करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यानी ज्ञात विलयन की सहायता से। अच्छा, ज्ञात विलयन को और किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं या मानक विलयन। तो मानक विलयन किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। मानक विलयन जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है? जिसकी मोलरता और सांद्रता सही सही पता हो उसको बोलते हैं मानक विलयन। जैसे मानक विलयन बनाने के लिए हम किसका मानक विलयन बनाएंगे लैब में? मोहर साल्ट, जिसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाते हैं। उसकी सहायता से केमनोफोर जो अननोन रहेगा, अनजान रहेगा, उसकी मोलरता और सांद्रता ज्ञात करते हैं। दूसरा मानक विलयन बना सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, C2H2O4.2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसकी ये भी मानक विलयन की तरह काम कर सकता है। अच्छा, मानक विलयन की क्या खासियत पॉइंट, मतलब क्या विशेषताएं होती है? क्यों मानक विलयन के लिए हम इसका बनाते हैं, किसी और का क्यों नहीं? तो उसकी तीन विशेषता हैं, कुछ जान लीजिए। कि जो मानक विलयन होते हैं वो अपने सॉल्वेंट जिसमें वो घोला जाता है, यानी पानी, मान लीजिए जनरली पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। देखिए, भौतिक प्रक्रिया होती है पानी में घुलना, क्रिया नहीं करते, रासायनिक क्रिया नहीं होता। दूसरा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हो, या वायुमंडल से क्रिया नहीं करते, यानी अपने जो वायुमंडल में मौजूद है खुला छोड़ दिया जाए तो न CO2 से, न ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, किसी से क्रिया ना करें, ठीक है। और तीसरा, उसमें से समय के साथ उसका मोलरिटी चेंज ना हो, मतलब हाइग्रोस्कोपिक ना हो, पानी को, वाटर मॉइस्चर को अवशोषित ना कर पाए, ठीक है। तो ये तीन विशेषता लगभग होनी चाहिए कि वो मानक विलयन के लायक है। तो इसलिए हमने बताया कि फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर लवण जिसे बोलते हैं उसका मानक विलयन बनाया जाता है रिडॉक्स के लिए, और ऑक्जेलिक एसिड का। ये दो मानक विलयन है रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए। अम्ल क्षार के लिए सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन मानक विलयन होगा, और ऑक्जेलिक एसिड तो अभी बताया ना कि NaOH और ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड जो मैं करके दिखाया हूँ लैब में। तो चलिए इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं, मतलब सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो सिद्धांत के लिए हम कुछ रिएक्शन से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज मैं फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस केमनोफोर के सिद्धांत की बात करूंगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो मानक विलयन की परिभाषा हो गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए। अब जैसे टाइट्रेशन के, जैसे सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, जैसे क्या होता है सोल्यूशन में दो पार्ट होता है, क्या क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, दो चीज़ होते हैं। उस तरह से टाइट्रेशन के भी दो पार्ट होते हैं। टाइट्रेशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? टाइट्रेंट और टाइट्रेंड। यहाँ ट है, यहाँ ड है, डी है। दोनों का मीनिंग क्या है? टाइट्रेंट वो है जिसकी मोलरिटी या सांद्रता में पता है, यानी नोन है। ये क्या है? ये नोन होता है। और ये क्या होता है? अननोन। क्या होता है? अननोन। इसकी सांद्रता या मोलरता हमें पता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? टाइट्रेंड। और इसको जनरली कहाँ लेंगे? ब्यूरेट में। किसमें लेंगे? ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट क्या होता है? ग्रेजुएटेड एक सिलेंडर होता है जिसमें क्या होता है, अननोन सोल्यूशन को क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर जितना भी, जैसे मान लो 25 ml तक है तो 25, या 50 का है तो 50 तक। तो ये ग्रेजुएटेड क्या होता है? सिलेंडर होता है, यहाँ ml भर सकते हैं, उसको हम ब्यूरेट करते हैं। तो उसको हम टाइट्रेंड उसमें लेते हैं। और नॉन सोल्यूशन किसमें लेते हैं भाई टाइट्रेशन करते समय? कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं? नॉन सोल्यूशन। इसमें क्या लेते हैं? अननोन सोल्यूशन। इसमें का सोल्यूशन इसमें धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको एंड पॉइंट नोट करते हैं। लेकिन एंड पॉइंट कैसे नोट करेंगे, क्या कब पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? तो उसके लिए एक इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो इंडिकेटर या सूचक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं आज? रिडॉक्स। तो इसमें जो केमनोफोर है ये आपका अननोन सोल्यूशन रहेगा, और ये टाइट्रेंड भी है, और साथ ही साथ इंडिकेटर या सूचक भी है। ये क्या है? इंडिकेटर भी है। अब ये इंडिकेटर कैसा है? सेल्फ इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है भाई? सेल्फ। क्यों है सेल्फ इंडिकेटर? क्योंकि ये रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ साथ इंडिकेटर का भी काम कर रहा है। तो जो रिएजेंट या अभिकर्मक के साथ साथ सूचक का भी काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ या स्वयं सूचक।
तो यहाँ KMnO4 पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में टाइट्रेंट के रूप में, और ये क्या है, इंडिकेटर की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर। और सेल्फ इंडिकेटर के अलावा जो इंडिकेटर एसिड बेस में यूज किए जाते हैं वो फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज और भी बहुत सारा इंडिकेटर हैं, ठीक है, जिसको आप जाके अपने बुक से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा यूज होने वाले ये दो चीज़ें हैं। तो अब इसके प्रिंसिपल की बात, तो जैसे मैंने बताया ना, सोल्यूशन के दो पार्ट, उसमें टाइट्रेशन के दो पार्ट, टाइट्रेंट ये नोन होता है, ये नोन होता है, इसको नोन को कोनिकल में, टाइट्रेंट को ब्यूरेट में लेते हैं। तो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन किसके किसके बीच करने का प्रिंसिपल समझाने जा रहे हैं, KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट। तो चलिए उसका रिएक्शन से हम दिखाते हैं, उसका प्रिंसिपल या सिद्धांत को देखते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें जो कि आपको जानना चाहिए यदि आपको वाकई में थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज चाहिए। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आप नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा मैं इसके लिए। तो हमें किसके किसके बीच बोलना है भाई, बात करना है KMnO4 वर्सेस FAS, जिसको क्या बोलते हैं, मोहर लवण भी बोलते हैं, मोहर लवण का सोल्यूशन। ये आपका अननोन है, इसकी मोलरिटी क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्या है, नोन है, अननोन वाले को अभी आपने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं या मानक विलयन। नोन वाले को स्टैंडर्ड सोल्यूशन या मानक विलयन। तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन रहता है टाइट्रेशन में कि m/20, m/10, m/30, m/40, कुछ भी सांद्रता का फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या बनाना होता है, मानक विलयन बनाना होता है। उसकी सहायता से FAS बनाना होता है। इसकी सहायता से दिए गए KMnO4 की क्या करना होता है, मोलरता और सांद्रता, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, सांद्रता क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। ये क्वेश्चन रहता है, चाहे m/20 हो, m/20 का मतलब 1/20 मोलरता का क्या बनाना होगा, FAS का सॉल्यूशन बनाना होगा। इसकी सहायता से KMnO4 का क्या निकालना होगा, मोलरता निकालना होगा और सांद्रता निकालना होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन होता है, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, पैटर्न का मतलब मोलरिटी बदलेगा केवल। हमें मोलरिटी का पता है तो वो मानक विलयन है, चाहे जिस मोलरिटी का में बनाना हो, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करना भी बता दूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी मोलरिटी, मान लीजिए हमें इसी मोलरिटी का मानक विलयन बनाना है फेरस सल्फेट का, फेरस अमोनियम सल्फेट का, ठीक है, और कितना ml बनाना है दिया रहेगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, फिर आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल उसको बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश में बोलना और समझाना थोड़ा सरल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर टर्म जो होता है आने वाले जो आपके 11th-12th के बाद इंग्लिश में हो जाता है, इसलिए मिक्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और जब 12th के बाद फिर इंग्लिश में हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है मोहर लवण का m/20 सांद्रता का 100 ml 100 ml विलयन बनाकर इसकी सहायता से अनुमापन विधि द्वारा दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता एवं सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, रिपीट कर दे रहा हूँ। मोहर लवण का m/20 सांद्रता का 100 ml विलयन बनाकर इसकी सहायता से अनुमापन विधि द्वारा दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता एवं सांद्रता ज्ञात कीजिए, ये उद्देश्य हो गया। तो मानक विलयन किसका बनाना है, मोहर लवण का। कितना ml बनाना है, 100 ml। तो रिक्वायर्ड वेट यानी कितना आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर वे कैसे करेंगे। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या लिया जाता था, रासायनिक तुला, ठीक है ना। अभी यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्यों, क्योंकि रासायनिक तुला थोड़ा बैलेंस करना, उसको उस पर तौलना थोड़ा कठिन काम है। आज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर हम रिक्वायर्ड वेट तौल सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेट यानी आवश्यक मात्रा कितना लेना है, कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, चाहे उद्देश्य समझ लीजिए। चलिए अब रिक्वायर्ड वेट की बात कर लेते हैं कि कैसे हम
इसके आवश्यक मात्रा को तौलने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या होगा, W आवश्यक मात्रा, यहाँ क्या लिखेंगे, आवश्यक मात्रा लिख लिए हम, W इस्तेमाल करें, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, मोलरिटी, हिंदी में पूरा लिख दें, मोलरिटी इंटू मोलर मास, हिंदी में मतलब मेरा कहने का मतलब पूरा शब्दों में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूँ। मोलर मास ऑफ, किसका बनाना है मानक विलयन, ऑक्जेलिक एसिड का, मोलर साल्ट का, तो जिसका बनाना हो उसका मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका, FAS, कितना ml बनाना है, V लिख देंगे वैल्यूम, ठीक है, अपान 1000 क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो वैल्यूम है किस में रहेगा, ml में, तब के लिए 1000, यदि लीटर में होता है तो हम 1000 का डिवाइड नहीं करेंगे। अब इसको शॉर्टकट सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो W बराबर के लिए हमने मोलरिटी लिखा, तो मोलरिटी के लिए क्या इस्तेमाल कर लें, कैपिटल M, मोलर मास के लिए MB इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मोलर मास एब्सोल्यूट, ठीक है, इनटू कितना ml वैल्यूम बनाना है, चाहे जितना बनाना हो, जितना बनाना हो उसको यहाँ रख दीजिए। तो हमें 100 ml बनाना, तो 100 को गुणा ml में है, और यहाँ नीचे डिवाइड क्या किया जा रहा है, 1000 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि ml में है, लीटर में होता तो हमें ऐसे छोड़ देते हैं। अब कितनी मोलरिटी को बनाना था, M/20, तो यहाँ लिख लीजिए 1/20। मोलर मास किसका, मोलर FAS का मोलर मास कितना होता है आपको निकालना होगा फार्मूले से, कितना आता है 192 ग्राम। कैसे आया है, इसका फार्मूले से, तो फार्मूला कहाँ लिखा गया भैया, तो देखिए फार्मूला इसका यहाँ पर, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 6 मोल्स है। तो ये हो गया उसका क्या है, केमिकल फार्मूला। इस केमिकल फार्मूला में सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए विथ नंबर, यानी जितने नंबर उनकी संख्या मल्टीप्लाई करते हो जोड़ दीजिए, तो कितना ग्राम आ जाएगा, 192 ग्राम, ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो अब मोलर मास कितना है, 192, सॉरी 192 नहीं 392, गलती है 392, 192 नहीं 392, आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये द्विक लवण है, डबल साल्ट, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़े होंगे, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस। तो ये क्या है, दो साल्ट का एक फिक्स रेशियो में मिक्स साल्ट है, जिसको बोलते हैं डबल साल्ट, क्योंकि दो साल्ट है ना, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। तो 392 यहाँ रख दिया मोलर मास की जगह, कितना ml बनाना है, 100 ml, नीचे डिवाइड कितना कर दीजिए, 100,000 काट दीजिए, 1 2 1 2, फिर यहाँ पर 2 जीरो काटिए, 1 2, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, नीचे क्या बचा 3.92/2, सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 बचा 1, 2 9 18 बचा 1, 2 छके 12, तो 1.96 ग्राम आपको क्या करना होगा, 100 ml विलीन बनाने के लिए तौलना होगा। क्या तौलना होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट जो क्रिस्टल होता है, मैं तौल के दिखाऊंगा आपको, लैब में बताऊंगा, करना सिखाऊंगा आपको, टाइट्रेशन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने ग्राम तौलना है, कितने ml के लिए, 100 ml के लिए। क्या करना है, ये मानक विलयन बनाना है, इसकी सहायता से क्या करना है, अननोन जो KMnO4 मिलेगा उसकी मोलरता और सांद्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, ये तो होगा रिक्वायर्ड वेट। चलिए अब इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं, यानी जो इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक होता है टाइट्रेंट, दूसरा होता है टाइट्रेंड। तो टाइट्रेंट की सहायता से टाइट्रेंड का मोलरिटी और स्ट्रेंथ पता करना है। तो यहाँ पर हमने मोहर साल्ट का मानक विलयन यानी सोल्यूशन तैयार कर लिया है। अब जो हमें KMnO4 मिला उसको ब्यूरेट में भर लेंगे, पिपेट आउट करेंगे 10 ml किसका, मोहर साल्ट का। अब उसमें अम्लीय माध्यम ये कराते हैं टाइट्रेशन, तो उसमें जब KMnO4 धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, जैसे ही लाइट पिंक आएगा वो रीडिंग नोट करेंगे और उस रीडिंग को हम फाइनल वैल्यूम मान लेंगे, कितना वैल्यूम कंज्यूम हुआ। तो हम पहले रिएक्शन दिखा देते हैं, फिर कैलकुलेशन दिखा देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन आयनिक रिएक्शन भी दिखाएंगे और मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी दिखाएंगे। तो पहले मॉलिक्यूलर रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी आणविक सूत्र द्वारा सिद्धांत को यानी थियरी को समझाया गया है। यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। थियरी में क्या है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, अननोन है। फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन नोन है। अम्लीय माध्यम में ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो क्या क्या बाय प्रोडक्ट बने, बाय प्रोडक्ट के साथ साथ मेन प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीज सल्फेट है और फेरिक सल्फेट है, और बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और पानी है। तो हमें काम क्या देखना है, मतलब हमें प्रिंसिपल क्या देखना है कि इसमें ये टाइट्रेशन हो रहा है और वो कैसा टाइट्रेशन है, रिडॉक्स है, जिसमें अपचयन है और ऑक्सीकरण है। जहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है वो क्या होता है, उपापचय या रिडॉक्स, ठीक है। उपापचय नहीं, वो तो अलग टर्म होगा, मुझे शुद्ध नहीं आ रहा है रिडॉक्स का हिंदी, ठीक है।
अपच, उपचो, जो भी होगा आप समझ लीजिएगा। मैं रेडॉक्स को रेडॉक्स ही जानूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब इसका मैं आयनिक रिएक्शन में लिखा समझा दूं आपको, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का प्रदान हुआ, लॉस और गेन। देखिए, तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं आयनिक रिएक्शन में। तो पहले मैं लिखने जा रहा हूं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ मोहर साल्ट में आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, Fe। तो मैं पूरा फार्मूला लिख कर क्या लिख रहा हूँ, Fe लिख रहा हूँ। और वहाँ पर किस स्टेट में है, +2 में। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको मैं किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है, ठीक। Fe से किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल, ठीक है ना। तो Fe2+ से Fe3+ में जाना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। अब चयन किसका हुआ है देखते हैं। तो इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, आयनिक रिएक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा इसको पास लिख दें, Fe2+, ठीक। अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं MnO4, के को हटा दिया, लिखूंगा MnO4 1- पर मैग्नेट आयन, और ये अम्लीय माध्यम हो रहा है तो H+ लिखेंगे। फिर क्या क्या बनेगा, ये Mn2+ में जा रहा है, क्या बना रहा है, पानी बनाएगा। अब इसको पहले बैलेंस कर लें। Mn एक है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 4, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर कितना है, 8, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गया एलिमेंट बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं भाई, ये रिडक्शन, कैसे रिडक्शन हुआ भाई, देखिएगा रिडक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 7 है, +7, रोमन में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ कितना है, +2 में जा रहा है, निकाल के चेक कर सकते हैं, +7 है यहाँ। तो चलिए रोमन की जगह मैं इंग्लिश लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, +7 से +2 में। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों रिएक्शन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऐसा क्या कर दें कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो कट जाए। तो इक्वेशन 1 को हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ लिख दें 5, यहाँ लिख दें 5, यहाँ लिख दें 5। तो ये जब जोड़ेंगे नेट रिएक्शन, ये आयनिक रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 5 कैंसिल। अब इसको जोड़ देते हैं। तो पहले देखने के लिए अच्छा लगे इसलिए हम पहले लिख देते हैं MnO4, लिख भी सकते हैं इसको या Fe को, लेकिन हम लिख देते हैं MnO4 माइनस मैग्नेट आयन प्लस 5 Fe 2+ प्लस 8 H+, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में गिव्स अस क्या देगा, Mn2+, यानी मैग्नीज 7+ से 2+ में आ रहा है, और आयरन +2 से +3 में जा रहा है। लेकिन बैलेंस के लिए 5 मल्टीप्लाई किया गया है, और जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बना है 4H2O। ये नेट रिएक्शन हुआ जिसमें मैग्नीज का रिडक्शन और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स। रिडक्शन का ReD, ऑक्सीडेशन का OX, क्या बन गया, रिडॉक्स। तो ये हो गया आपका आयनिक रिएक्शन, ठीक है, आयनिक रिएक्शन। अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यानी उसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 5 है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आगे इसका कैलकुलेशन देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब रिएक्शन के बाद अब इसके कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी गुणांक है उसकी हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, और जब मैं टाइट्रेशन लैब में करके दिखाऊंगा तो फाइनल वैल्यूम जो कंज्यूम होगा MnO4 का, इन पॉइंट जैसे बोलेंगे उसको भी नोट करना है। तो मैं वो थ्योरेटिकली यहाँ समझा रहा हूँ, तो पहले मैं थ्योरेटिकली आपको समझा दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला यूज्ड कैलकुलेशन के लिए, हमें मोलरिटी फाइंड करना ना MnO4 की। तो फार्मूला यूज्ड कौन सा फार्मूला है, मैं फार्मूला किताब से थोड़ा डिफर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा अलग यूज कर रहा हूँ। तो वो कैसे यूज कर रहा हूँ, क्या है उसमें वो बताऊँगा। तो मैं इधर फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं FAS वर्सेस MnO4, ठीक है। इधर लिखूँगा मैं M1 V1 अपान N1, इधर लिखूँगा मैं M2 V2 अपान N2। ये सब कुछ जो सिंबल है M1 V1 N1 या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है, मानक विलयन के लिए, और जो M2 V2 N2 है वो MnO4 के लिए, ठीक है। यानी मैं लिखना चाहूँ या नीचे आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मोलरिटी किसका, मोहर लवण का मोलरता,
मोहर लवण विलयन की मोलरता। ठीक है, ये क्या है, मोहर लवण विलयन का आयतन, जो आप पीपेट में लोगे 10 ml पीपेट करोगे ना हर बार। N1 उसके गुणांक, मोहर लवण का क्या है गुणांक या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए। इस तरह से M2V2 क्या हो जाएगा किसके लिए, केमनोफोर के लिए, सेम चीज। M2 क्या हो जाएगा, केमनोफोर की मोलरता, V2 उसका जो इन पॉइंट पर नोट करते हैं आयतन, और N2 उसमें जो रिएक्शन लिखे ना गुणांक, ये उसकी गुणांक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं सिर्फ कोफिशिएंट लिखा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल कोफिशिएंट पूरा नहीं लिखकर कोफिशिएंट लिख दिया हूँ, ठीक है, गुणांक है। चलिए, तो अब मैं इसको मिटाकर सीधे कैलकुलेशन की बात करता हूँ। मान लीजिए आपका जो ये वैल्यूम आया है, सपोज दैट 9.8 आया है ml, सपोज दैट कुछ भी आ सकता है जो आपको आएगा लैब में, जितना ml 20 ml का इस्तेमाल करना है कि 10 ml का इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हैं। तो मैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए 10 ml ले रहा हूँ, तो कितनी मोलरिटी का केमनोफोर है वो तो चेक करने पर ही पता चलेगा ना, कि M/50 का बना हुआ है लैब में कि M/100 का बना हुआ है, और अलग अलग स्ट्रेंथ का बनाया जा सकता है। तो ये वेरी करेगा, मैं एक मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फार्मूला में यूज करते हैं। तो M1 क्या है, जितना मोलरिटी का बनाए थे, ये 1/20 का मोलरिटी का बनाए थे ना, मोहर साल्ट का जो विलयन है ये 1/20। वैल्यूम कितना लेना है पीपेट, 10 ml। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मोहर साल्ट के लिए आयरन है, आयरन में कितना गुणांक है, 5, तो यहाँ 5 कर दीजिए, ठीक है। M1 की जगह क्या, 1/20, V1 की जगह 10, N1 की जगह 5 बराबर M2 जिसको निकालना है, V2 जो आपके ब्यूरेट रीडिंग आएगी ना, इन पॉइंट कॉन्कर्डेंट रीडिंग, वो इस्तेमाल करना है, जो 2 बार रिपीट होगा। एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट होगा, मतलब कंटिन्यूअस में वो वैल्यू कॉन्कर्डेंट रीडिंग होती है, और वही वैल्यू यहाँ रखी जाती है। तो मैंने क्या लिया है, 9.8 हो गया बटे N2। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट केमनोफोर के लिए यानी मैग्नेट आयन के लिए कितना है, कोई कुछ संख्या नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, एक ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए M2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/20 गुणे 10/5, ये आएगा नीचे, क्या आएगा नीचे 9.8, और ये जाएगा ऊपर, तो एक का कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मोलरता आ जाएगा, मोल प्रति लीटर में क्या आ जाएगा, मोलरता, ठीक है। अब इसकी सांद्रता यदि ज्ञात करना है, मान लीजिए इसकी मोलरता, चलिए हम करके देखते हैं लगभग कितना आ रहा है, 5 दूना 10, 20 को 10 से काटना है, ठीक है, 2/20, तो 0.1, 1 बटे कितना हो गया, 9.8, 1/9.8, तो 1 में 9.8 का भाग करिए, ठीक है, 1/9.8 हटाइए, 98 का भागा दीजिए 10 में, 10 में लगाएंगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ाकर, तो लगभग 2 बार, तो कितना आ गया, लगभग 0.102, लगभग एग्जैक्ट करेंगे तो जितना आना होगा आ जाएगा, लगभग इसके क्या आ गई, मोलरता आ गई, मोल प्रति लीटर हो गया, ये हो गया मोलरता M2, ठीक है। अब आपको निकालना है सांद्रता, यानी ग्राम में निकालना है, तो क्या करना है, फार्मूले में यदि ग्राम में निकालना है, स्ट्रेंथ सांद्रता, ठीक है, तो क्या होता है, मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान, किसका निकालना है, केमनोफोर, तो यहाँ केम लिख दीजिएगा, केमनोफोर, गलती कुछ लोग गलती करते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट लिख देते हैं, 392 गलत हो जाएगा, हमें निकालना किसका है, केमनोफोर का, तो ध्यान रखना है इसका। तो मोलरता कितनी आई है, 0.102, और मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, मोलर द्रव्यमान किसका लिखना है, एक केमनोफोर का, तो केमनोफोर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 198 ग्राम, तो गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा ये ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगा, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम केमनोफोर घुला हुआ है, उसकी क्या हो गई, सांद्रता। तो आंसर में या रिजल्ट में क्या लिखेंगे, दिए गए केमनोफोर की मोलरता जितना आपका आया है वो लिख देंगे, एवं सांद्रता, यानी सांद्रता या स्ट्रेंथ बोलते हैं, जितना आपको यहाँ आएगा XYZ वो लिख देंगे, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। कैसे करना है लैब में आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये हो गया उसके सिद्धांत। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, मैंने इसके लिए 2 घंटा मेहनत किया, यदि अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगा तो समय बचाइए। जय हिंद, जय भारत।